हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी एनसीईआरटी पर आधारित है और बार बार एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। किस एग्ज़ाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है। आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15 का 2 कहता है कि सभी सार्वजनिक जगह आम नागरिकों के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित निकायों में किसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली नहीं है। वित्त आयोग संसद के समक्ष इसकी रिपोर्ट रखी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट नहीं रखी जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट भी रखी जाती है। यूपीएससी की रिपोर्ट भी रखी जाती है। तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा नहीं रखी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष जो रिपोर्ट रखी जाती है, किसकी रिपोर्ट रखी जाती है? वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, एससी और एसटी को दिए गए विशेष ऑफर्स की रिपोर्ट। ये सभी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष रखी जाती है, जबकि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट नहीं रखी जाती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए, ठीक है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किसके वेतनों का प्रावधान है? भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान है? आंसर कीजिएगा जरा। किसके वेतनों का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपरोक्त सभी लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति और राज्यपाल सभी के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? पदाधिकारियों के वेतन दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा स्पीकर, ऑडिटर जनरल, जज और नियंत्रक महालेख परीक्षक के वेतनों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर कीजिएगा जरा। कहता है कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई थी? किसके द्वारा शामिल हुई थी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यह किससे संबंधित था? दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित था। कब पारित किया गया? 1985 में पारित किया गया। राजीव गांधी की सरकार ने इसे पारित किया था। इसमें क्या होता है? दल बदलने वाले नेताओं और सांसद विधायकों की सदस्यता क्या की जाती है? रद्द कर दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम।
बार बार रिपीट किए जाने वाला सवाल है ये। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां शामिल की गई थी? 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1951 में जोड़ा गया था। क्लियर। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1985 में। ठीक है, और यह दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। जबकि 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और यह किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। सारी बातें क्लियर होगी ना? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, या जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे। महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है और उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। क्लियर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह पद आता है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 88 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसके अनुसार संसद में महान्यायवादी को भाग लेने, बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इनके कामकाज में सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आंसर कीजिएगा जरा। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा दोस्तों, 3 सूचियों का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके द्वारा केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है। क्लियर। संघ सूची के विषयों पर यदि आपसे पूछ ले कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद के पास है। इसी तरह राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? विधानमंडल को है। क्लियर। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों को जाता है। इसके अतिरिक्त एक अवशिष्ट शक्ति होती है, अवशिष्ट विषय होते हैं। ये ऐसे विषय होते हैं जिनका वर्णन न तो केंद्र सूची में होता है, न तो राज्य सूची में होता है, और न ही समवर्ती सूची में होता है। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद के पास होता है। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर कीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जाता है? कितने समय के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 6 माह के लिए लगाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 भारत में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए और इसकी रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को दे, तो राष्ट्रपति 6 माह तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्लियर। यदि आवश्यकता हो तो अधिकतम 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति कैसी समिति है? एक संसदीय समिति है जो कि भारत सरकार के खर्चों की लेखा का परीक्षण करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। वर्तमान में इसके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष लोकसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1967 तक इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था, लेकिन 1967 के बाद इसका अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाने लगा। केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं बनाए जाते हैं। सारी बातें क्लियर होगी ना? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का 28वां राज्य कौन सा है? दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, गोवा भारत का
25वां राज्य बनाया गया था। क्लियर। और 26वां राज्य छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, जो कि 1 नवंबर 2000 को गठित किया गया था। उत्तराखंड 27वां राज्य था, जो कि 9 नवंबर 2000 को गठित किया गया था। और 28वां राज्य, जो कि 15 नवंबर 2000 को गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज 28वां राज्य कौन है? झारखंड। झारखंड भारत का 28वां राज्य है और यह बिहार से अलग करके बनाया गया था। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को लेकर? 46% क्षेत्रफल को लेकर बनाया गया था। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? देवेंद्र पांडे समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वन अधिकार अधिनियम से संबंधित है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है, तो इसे डेली देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो कि सही मिलान है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, बिल्कुल सही मिलान है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त विधेयक से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है। जबकि वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर कीजिएगा जरा। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों? भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नई दिल्ली में स्थित है। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना चुनाव आयोग ने कब की थी? जून 2011 में की थी। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन काफी लंबा है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन लंबा देखिए घबराना नहीं है, ठीक है। आंसर को ध्यान से कीजिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कितने साल तक अभ्यास करना चाहिए? कितने साल तक अभ्यास करना होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10 साल तक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए 10 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करना जरूरी है, या 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम करना होगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, धन विधेयकों का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अनुच्छेद 110 में है। वे विधेयक जो अनुच्छेद 110 में उल्लेखित नियमों पर आधारित होते हैं क्या कहलाते हैं? धन विधेयक कहलाते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हो गया था? आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में शामिल हो गया था? आंसर कीजिएगा जरा। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जम्मू कश्मीर। दोस्तों क्या होता है जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है और पाकिस्तान अलग हो जाता है, तो पाकिस्तान के कबायली जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देते हैं और श्रीनगर को हड़पने का प्रयास करते हैं। क्लियर। तभी घबराकर जो जम्मू कश्मीर के राजा होते हैं महाराजा हरि सिंह, भारत से मदद की गुहार करते हैं। इसके बाद सरदार पटेल बीपी मेनन को वहां पर भेजते हैं। बीपी मेनन वहां पर जाकर हरि सिंह के सामने विलय की शर्त रखते हैं। फिर इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह क्या करते हैं? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं और इस तरह जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग बन जाता है। क्लियर। चलिए
अगले सवाल का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए दोस्तों। पंचायती राज 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये सवाल परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राजस्थान द्वारा। पंचायती राज प्रणाली यदि आपसे पूछ ले सबसे पहले कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। याद रखिएगा, कहाँ पर? राजस्थान के नागौर में। क्लियर? इसे किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसे शुरू करवाया था। इसके 8 दिन बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? आंसर कीजिएगा जरा, कब जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था। क्लियर? 9वीं अनुसूची केंद्र और राज्य के कानूनों की एक ऐसी सूची है दोस्तों जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है। कोई भी विषय यदि 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाती है तो याद रखिएगा उसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची में कुल कितने कानून शामिल है? 284 कानून शामिल कर दिए गए हैं जिसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? कौन सी समिति पिछड़े वर्ग से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1953 में केंद्र सरकार क्या करते हैं? काका कालेकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करता है। किस लिए? वंचित लोगों के बीच असमानताओं को दूर करने के लिए। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 20, 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को कितने कार्य जोड़े गए हैं? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 18 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अंतर्गत नगरपालिकाओं को 18 विषय दी गई है। दोस्तों याद रखिएगा, पंचायती राज को कितने विषय दिए गए हैं? पंचायती राज को 29 विषय दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित संविधानों में से कौन सा भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित संविधानों में कौन सा भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान को प्रभावित करता है? या यूं कह सकते हैं कि आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान में कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए। न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति होने की आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए। क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल है? मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है दोस्तों, किस भाग में शामिल है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भाग 4A में शामिल है। मूल संविधान में यदि आपसे पूछ ले कितने मौलिक कर्तव्य थे? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, शून्य मौलिक कर्तव्य थे। इसे कब जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तब मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? मात्र 10 थी। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने? 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में है। 11वां मूल कर्तव्य क्या कहता है दोस्तों? प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। क्लियर?
इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, यानी मानने के लिए नागरिकों की से बाध्य नहीं किया जा सकता है। किस भाग में है? भाग 4A में है, अनुच्छेद 51 में, 51A में है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। रिक्सडाग किस देश की संसद का नाम है? रिक्सडाग किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्वीडन की संसद का नाम है। स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्सडाग। दोस्तों इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।